देखो फ्रेंड्स, जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपके 25 के अप्रॉक्स क्वेश्चंस कराए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें मैं आपके जो क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हें करा रही हूँ, ठीक है, 1 बाय 1, और विद एनसीईआरटी की कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आए एनसीईआरटी में, ठीक है। जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं दे रखे, ठीक है, बट उनको वैसे इनडायरेक्ट वे में, जैसे आप लाइक एज उनकी डेफिनेशन याद करोगे तो बीच में से उनको तब याद कर सकते हो, तब उनका आंसर दे सकते हो, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन जो है आपका 75 क्वेश्चन तक मैंने आपकी जो पहली वीडियो थी उसमें करा दिया था। अब 76 क्वेश्चन जो हैं वो इसमें करा रही हूँ मैं। इस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी और आप कर लेना। ओके डियर फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं। देखो अब देखो हम आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ते हैं। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में देखो इसमें टी आ रहा है, T4 टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। हमें कुछ नहीं करनी है, हमें सिर्फ छोटी छोटी ट्रिक से हमें टर्म्स को याद करना है। आइसोकोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोबारिक बार जो आपका पता ही है कि प्रेशर के लिए यूज़ होता है, तो ये किसके लिए यूज़ होगा, प्रेशर के लिए। एडियाबैटिक में क्या होता है, हीट कांस्टेंट होती है, ठीक है। अब देख लीजिए आप, और आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब ए का क्या आ जाएगा आपका सेकंड आ जाएगा, ठीक है, और बी का क्या आ जाएगा आपका थर्ड आ जाएगा, और सी का क्या आ जाएगा आपका फोर्थ आ जाएगा, और डी का आ जाएगा फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 77 है इसमें क्या पूछा है कि ये केसी और केपी जो वैल्यूज़ हैं वो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो वो है, चैप्टर इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है उसमें दे रखा है, ठीक है। इसमें कंसेप्ट से ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि केपी और केसी, तो जो फॉर्मूला होता है केपी इजकल टू केसी आर टी की पावर डेल एन जी होता है, ठीक है। डेल्टा एन जी जो इसमें होता है वो क्या होता है आपका गैसियस प्रोडक्ट में से गैसियस रिएक्टेंट को आपको क्या करना है, माइनस करना होता है। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी क्या है 2, तो 2 - 2 इजकल टू कितना हो गया 0। यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 - 2 कितना हो गया 0, ठीक है। यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1, और 1 1 + 2 हो गया 2 माइनस, यहाँ पे भी 1 1 है तो कितना हो गया 0 हो गया। यहाँ पे आपका कितना है 2, यहाँ पे आपका कितना है 1, 2 - 1 कितना हो गया 1। तो इसमें ये पूछा है कि केपी केसी के बराबर किस में नहीं है, इसमें तो 1 आ रहा है, ठीक है, सब में बाकी में कितना आ रहा है 0 आ रहा है, मतलब सब में बराबर है। तो लेकिन ऑप्शन नंबर 4 जो है इसमें इक्वल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 जो क्वेश्चन है वो आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछ लिया है। ये क्वेश्चन जो है वो बायोमोलिक्यूल से है, आपको मैं दिखाती हूँ। द रिएजेंट विद विच ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट टू गिव द कॉरस्पॉन्डिंग टेस्ट प्रोडक्ट आर, ठीक है। इसमें से जो ग्लूकोज है वो कौन से टेस्ट को नहीं देता, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में दिया हुआ है। डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट गिव स्किप टेस्ट, ठीक है। तो ग्लूकोज कौन सा टेस्ट नहीं देता आपका, स्किप टेस्ट नहीं देता। इट डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजीनस सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद द NaHSO4, ठीक है। तो ये क्या ई वाला नहीं देगा आपका, और बी वाला भी नहीं देगा। टोलन रिएजेंट दे देगा, HCN दे देगा, NH2OH दे देगा। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नॉट पूछा है, ठीक है। तो बी और ई वाला जो होगा वो नहीं देगा, ठीक है, ग्लूकोज। ये भी आपका एनसीईआरटी से पूछ लिया डायरेक्ट, देखो मैंने आपकी एनसीईआरटी यहाँ पे बताई है, हाईलाइट कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पेज नंबर 285 पे दे रखा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका जो क्वेश्चन नंबर 79 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंस, कुछ सॉलिड सब्सटेंस को हीट किया जा रहा है और उसको चेंज कर दिया जाता है सॉलिड टू वेपर स्टेट में विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। द टेक्निक यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सच सॉलिड सब्सटेंस बेस्ड ऑन द वाव प्रिंसिपल इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, देखो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी जो आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछ लिया है, देखो ये कहाँ से है, देखो सब्लिमेशन इज द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड इनटू वेपर, ये भी एनसीईआरटी से पूछा है। मीन्स दैट कि आपको भाई एनसीईआरटी करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं करोगे तो मतलब आप केमिस्ट्री में नंबर अच्छे नहीं ले सकते, या अपने माइंड से निकाल के फेंक देना, आप अच्छे नंबर ले लोगे। आप क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 80 में क्या पूछा है, विच रिएक्शन इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। अब जिस रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों नहीं हो रहे हो, ठीक है, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, रेडॉक्स। दोनों प्रोसेस नहीं हो रहे होंगे तो उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन नहीं बोल सकते। जैसे आपका KClO3 है, KClO3 में ये क्या होता है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, आयोडीन आपका 0 के अंदर है,
और 2KCl2 में पोटाशियम जो है वो आपका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, Cl2 0 के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये चेंज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट और 0 से, और आपका आयोडीन जो है 0 से 5, मतलब कि इसमें तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, और जिसमें चेंज हो रही है मतलब वो रेडॉक्स रिएक्शन होगी। अब आप देखिए H2 में 0 है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट और Cl2 में भी 0 है, और जबकि हाइड्रोजन 2OH पॉजिटिव जो है इसमें +1 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोरीन की -1 होती है, तो इसमें भी चेंज हो रही है दोनों, तो ये भी आपकी रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। अब देखो BCl2 जो है इसमें बेरिलियम 2 पॉजिटिव फॉर्म में है और क्लोरीन -1 फॉर्म में है। Na2SO4 में सोडियम जो है वो +1 की फॉर्म में है, सल्फर जो है वो -1 की फॉर्म में है। BSO4 में यहाँ ये +2 की फॉर्म में है, और ये क्या बोलते हैं आपका NaCl +1 की फॉर्म में, क्लोरीन -1 की फॉर्म में। मीन्स दैट देखो Ba 2 से 2 में गया, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा इसमें, और सोडियम जो है 1 से 1 में जा रहा है, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं हो रहा। अब जब इसमें चेंज ही नहीं हो रहा तो ये क्या हो गई आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो ही नहीं सकती। अब आपका जिंक 0 के अंदर है और आपका CuSO4 जो है वो +2 के अंदर है, कॉपर जो है वो +2 के अंदर है, यहाँ पे 0 के अंदर है। कॉपर +2 से 0 गया, और यहाँ जिंक जो है वो आपका 0 से +2 के अंदर गई, तो इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है आपकी चेंज हो रही है। तो आप ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। क्वेश्चन नंबर 81 जो है उसको NCERT से डायरेक्ट नहीं मतलब पूछा है, ये कंसेप्ट के बेसिस है। आपको यहाँ ये दे रखा है आपका कंसेप्ट, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, यहाँ पे ये दे रखा है, ये भी मैंने डिक्टेट कर दिया है, NCERT में से ही आया है, बट कंसेप्ट के ऊपर आया। अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तो ही आप इसका आंसर दे पाओगे। जो हेनरी कांस्टेंट दे रखा है, हेनरी लॉ कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ 3 गैसेस के हेनरी कांस्टेंट दे रखे हैं। वाटर आर दिस रिस्पेक्टिवली, द सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज गैसेस इन वाटर फॉलो द ऑर्डर, इनकी सॉल्युबिलिटी बतानी है। ठीक है, जो हेनरी कांस्टेंट होता है आपका क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। ठीक है, तो हायर जो वैल्यू जो होगी KH की गिवन प्रेशर के अंदर, उसकी जो वैल्यू होगी सॉल्युबिलिटी की वो क्या होगी, कम होगी। अब देखो आपका अगर हम इसकी बात करें, फर्स्ट जो है A, आपका ये B एंड C, तो इसकी KH की वैल्यू कितनी दे रखी है, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू 145 दे रखी है A की। ठीक है, B की कितनी दे रखी है 2 × 10⁻⁻5, और C की कितनी दे रखी है 35 किलो बार दे रखी है। ठीक है, तो अगर देखा जाए हेनरी कांस्टेंट की जो वैल्यू दे रखी है वो सबसे ज़्यादा किसकी है आपकी A की है, उसके बाद किसकी है आपकी C की है, उसके बाद कितनी है किसकी है B की है। बट हमें सॉल्युबिलिटी पूछी है, तो इसका जो रिवर्स हो जाएगा वो सॉल्युबिलिटी हो जाएगा। मीन्स दैट सबसे ज़्यादा B, देन C एंड देन A, ये किसका आ जाएगा आपका सॉल्युबिलिटी का हो जाएगा, और ये आपका हेनरी कांस्टेंट KH का हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के रिवर्स हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 82 देखिए आप। 82 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ़ वन नो द वैल्यूज ऑफ। जो एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है आपकी, देखो उसका जो फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है log K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303R ब्रैकेट 1/T1 - 1/T2। तो ये जो टेम्परेचर होते हैं यहाँ पे, ये दोनों टेम्परेचर कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। देखो ये आपका NCERT में भी दे रखी थी, ये देखो log K2/K1 इक्वल टू EA/R ब्रैकेट 1/T1 - 1/T2। एक ये दोनों टेबल से जो क्वेश्चन है, मतलब कि इसमें दोनों में क्या है, इसमें क्या हुआ, ये दोनों टेम्परेचर आपके क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। 1/T1 एंड 1/T2 माइनस में जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी के लिए। तो रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे हम एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, को नीट 2025 के अंदर केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तो भाई NCERT कर लेना अच्छे से। आप खुद भी देख रहे होंगे कि NCERT से कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट N1 इज 4 हीलियम के लिए जो ग्राउंड स्टेट में दे रखी है x जूल दे रखी है, एंड दैट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन N2 4 स्टेट ऑफ बेरिलियम की जो बेरिलियम आयन की जो है वो आपकी क्या पूछी है, बेरिलियम आयन के लिए पूछी है। आपकी ग्राउंड स्टेट में जो है हीलियम आयन की दे रखी है एनर्जी x जूल, जबकि जो इसी के अंदर हमें बेरिलियम आयन की पूछनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, इसके जो फॉर्मूला होता है En इजकल टू माइनस
आर एच जेड का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर, ये क्या होता है जूल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो जेड होता है एन, जो एन की वैल्यू मतलब कि जैसे ग्राउंड स्टेट बोल रहा है, एन की वैल्यू 1 हो गई, 2 हो गई, 3। जेड मतलब कि किस एटम के लिए पूछ रहा है, जैसे हीलियम हो गया आपका, ठीक है। तो सबसे पहले हीलियम के लिए पूछा है इसने, 4 हीलियम पॉजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, इसने दे रखी है एन की वैल्यू 1 दे रखी है, ठीक है। तो फॉर्मूला हो गया ई एन इजिकल टू माइनस एक्स। ई एन जो होगा, फॉर्मूला जो होगा आपका पॉजिटिव के लिए, जो एन की वैल्यू दे रखी है इसने 1 दे रखी है, और हीलियम आयन के लिए जो एनर्जी है वो कितनी है, हीलियम पॉजिटिव के लिए इसने एनर्जी दे दी माइनस एक्स जूल, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, ई एन की वैल्यू कितनी है माइनस एक्स इजिकल टू माइनस आर एच ब्रैकेट आपका 2 का स्क्वायर, क्योंकि हीलियम के लिए जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर अपॉन एन की वैल्यू 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका आर एच की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, एक्स अपॉन 4 हो जाएगी। अब देखो, अब इसने किसके लिए पूछा है, 4 बेरिलियम 3 पॉजिटिव के लिए पूछा है इसने। एन की वैल्यू कितनी दे दी आपको, 2 दे दी है। तो ई एन इज इक्वल टू माइनस आर एच ब्रैकेट जेड का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर, जूल में होती है, ठीक है। देखो जो हमने यहाँ पे आर एच इज इक्वल टू एक्स अपॉन 4 निकाल लिया, इस आर एच की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो ई एन इज इक्वल टू आर एच की वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन 4 इंटू जेड की वैल्यू कितनी हो गई आपका, बेरिलियम 3 पॉजिटिव के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो इस 4 इंटू 4 अपॉन एन वाली की वैल्यू कितनी है आपकी, एन 2 इंटू 2, ठीक है। तो इस 4 से ये 4 कट गया और ये इससे ये कट गया, तो ई एन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, एक्स जूल आ गई माइनस के, ठीक है। तो आंसर जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इसमें वैसे भी ये फिक्स है, ये क्वेश्चन हर बार आता है नीट में इस टाइप से। अब देखो, कंपाउंड दैट विल अंडरगो एसएन रिएक्शन विद द फास्टेस्ट रेट, SN1 रिएक्शन विद द फास्टेस्ट रेट इज, देखो SN1 रिएक्शन के लिए आपको क्या करना है, जो SN1 रिएक्शन होती हैं जितनी भी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं कार्बोकेटाइन के, ठीक है। कार्बोकेटाइन मीन्स दैट कि जितना 3 डिग्री की सबसे ज़्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। देखो ये यहाँ से गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये यहाँ से गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये यहाँ से गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये यहाँ, तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है अब आपका किससे है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी है वो इसकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 मिथाइल पेंटेन, इसमें कंपाउंड विद ए मॉलिकुलर फॉर्मूला C6H14 हैज़ ए 2 टर्शरी कार्बन, इसका 2 टर्शरी कार्बन है C6H14 का, इसमें से कौन सा IUPAC नेम है, उसका नेम बताना है हमें, ठीक है। तो देखो 2 मिथाइल पेंटेन जो है CS3 CS2 CS2 CH, ये CS3 देन CS3, 1 2 3 4 5, एक ही, इसमें सिर्फ एक ही आपका क्या है, 3 डिग्री कार्बन है, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट देखिए, 2 मिथाइल वाला हो गया, ये फर्स्ट हो गया। 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 डाई मिथाइल इस 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 है आपका, ठीक है। इसके अंदर कोई भी 3 डिग्री कार्बन नहीं है, ठीक है, इसके अंदर 3 डिग्री कार्बन नहीं है। अब ऑप्शन नंबर 2 देखिए, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, CS3 2 3 1 4, इसमें आपके क्या है 2, इसमें 2 आपके क्या है 3 डिग्री कार्बन है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ठीक है। इसने पूछा है कि 2 बताने हैं 3 डिग्री कार्बन वाले, तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। बट एक बार ऑप्शन नंबर 4 को भी देख लीजिए, इसमें N हेक्सेन
CH3 CH2, ये तो सिंपल आपका ऐसे आ जाएगा CH2 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 CH3, मीथ 8 प्रोब्यूटेंट हेक्स, तो ये क्या बन गया आपका N-हेक्सेन। इसमें कोई भी टर्शरी कार्बन नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, जो आपको क्वेश्चन नंबर 86 दे रखा है, गिवन बिलो आर सर्टेन कैटायंस यूजिंग इनऑर्गेनिक क्वांटिटेटिव एनालाइज, अरेंज दैम इन इंक्रीजिंग ग्रुप नंबर 0 to 4। ठीक है, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है आपको। तो ये आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस से क्वेश्चन आया है, ये ग्रुप हो गया, ये आपके कैटायंस हो गए। ठीक है, ग्रुप सेकंड जो होता है इसके अंदर कॉपर 2 पॉजिटिव आता है। ग्रुप थर्ड जो होता है इसके अंदर एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आता है। और फोर्थ के अंदर आपका कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, Ba 2 पॉजिटिव फिफ्थ के अंदर, और आपके सिक्स्थ के अंदर मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो इन्हें करेक्ट ऑर्डर में लगाना है हमें। तो सबसे पहले जो बी है मतलब Cu कॉपर 2 पॉजिटिव ये आएगा। फिर उसके बाद आपका ए आएगा एल्यूमिनियम पॉजिटिव। फिर उसके बाद कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, देन इसके बाद बेरिलियम 2 पॉजिटिव, देन मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो BADCE मतलब ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस से आपको क्या करना है, टेबल को याद करना है। ये ऑप्शन आपको NCERT में टेबल दे रखी है, उसको याद कर लेना, वहाँ से इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 87 है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 87 में द प्रोडक्ट A एंड B बताना है, एक ये प्रोडक्ट बताना है और एक ये B प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, कि क्या जब 3ROH आपका PCl3 के साथ रिएक्ट करेगा तो 3RCl मतलब कि ये इसके साथ चला जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा H3PO3 बनेगा। ठीक है, उसके बाद जब ROH प्लस PCl5RCl बनेगा प्लस HCl बनेगा प्लस यहाँ पे क्या बनेगा POCl3 बनेगा। ठीक है, तो ए वाला जो होगा H3PO3 बनेगा। ठीक है, H3PO3 और बी वाला POCl3 बनेगा। यहाँ पर एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर से पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मोर साल्ट, उसको सॉल्यूशन फेरस एल्यूमिनियम सल्फेट विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज एडेड टू प्रिवेंट हाइड्रोलाइसिस ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयन। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को क्या करते हैं, ऐड करते हैं Fe2 पॉजिटिव के हाइड्रोलाइसिस को प्रिवेंट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोल रहा है, द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वर्सेस कंसंट्रेशन मोल पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन गिव्स इट स्ट्रेट लाइन विद स्लोप इतना इतना दे रखा है। टेम्परेचर एट विच द ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट इज डन। ठीक है, इसकी वो बतानी है। देखो फॉर्मूला आता है पाई इजकल टू CRT। ठीक है, तो इसमें स्लोप क्या बोल रहा है, स्लोप जो होता है वो RT होता है। ठीक, स्लोप क्या होता है, RT होता है। तो स्लोप की जो वैल्यू दे रखी है इसने, ये देखो यहाँ पे स्लोप की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है 25.73 लीटर बार दे रखी है, लीटर बार मोल इनवर्स। ठीक है, ये स्लोप की वैल्यू देखी इजिकल टू RT। अब हमें टेम्परेचर की वैल्यू पूछी है, द टेम्परेचर एट विच द ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट इज डन इन, किस टेम्परेचर पे है जो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम मेज़र कर सकते हैं। तो T इज इक्वल टू 25.73 अपॉन 0.083, ये अप्रोक्स जो आपका निकल के आएगा वो 3.09.47 आएगा, अप्रोक्सीमेटली 310 केल्विन। ठीक है, जो ये टेम्परेचर है, ठीक है, ये टेम्परेचर किस में, इन डिग्री सेल्सियस में है। 310 में से 273 आप अगर माइनस कर दोगे तो 37 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा टेम्परेचर। तो ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। क्वेश्चन नंबर 90 बोल रहा है द वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जिसमें कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस
gas at 25 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम प्रेशर ऑफ 20 एटमॉस्फेयर से 10 एटमॉस्फेयर, इसमें वो दे रखा है। बच्चे क्या करते हैं कि इसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन सोचते ही कि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो 0 कैलोरी कर जाते हैं इसका आंसर, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि इसमें प्रेशर जो है वो डिफरेंट प्रेशर पे दे रखा है। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वर्क डन रिवर्सिबल का इज इक्वल टू आइसोथर्मल के लिए -2.303 nRT log P इनिशियल अपॉन P फाइनल। ठीक है, अगर यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहे होते तो फाइनल अपॉन इनिशियल होती। ठीक है, तो फॉर्मूला -2.303 इंटू ये 1 मोल की बात कर रहा है, देखो यहाँ पे 1 मोल है तो 1 इंटू जो R होता है गैस कांस्टेंट की वैल्यू उसने 2.0 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स ले लिया है। 2 इंटू आपका टेम्परेचर जो है वो आपका 25 + 273 तो आपका 298 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, और लॉग पी इनिशियल जो प्रेशर है 20 एटमॉस्फेयर से 20/10 0 से 0 हो कैंसिल आउट हो गई तो यहाँ पे log 2 हो गया और log 2 की वैल्यू जो होती है वो 0.3 होती है। ठीक है, तो ये को सॉल्व करके जो आएगा आपका अप्रोक्स -413.14 कैलोरीज। ठीक है, कैलोरीज में आ जाएगा तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 91 है इसमें क्या करना है, ये आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछ लिया है। पेयर ऑफ लैंथेनॉइड आयन विच आर डाईमैग्नेटिक, इनमें से कौन सा डाईमैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हमें आपकी जो Fe+4 इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जेनेनियन 4F0 म्यू इसमें 0 होता है। ठीक है, फॉर्मूला जो होता है म्यू इजिकल टू ब्रैकेट n+2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है। म्यू की वैल्यू 0 आ गई, फिर आपका YB पॉजिटिव जो होता है Xe4F14 तो इसमें क्या हो गया 14 हो गया, तो इसमें जो भरेंगे हम वो आपके सारे भर जाएंगे। ठीक है, तो म्यू इसमें क्या होगी 0 हो जाएगी तो ये डाईमैग्नेटिक हो जाएगा। ऐसे ही आपका C3 पॉजिटिव, इसमें जो म्यू की वैल्यू आएगी वो 3 आ जाएगी, ये आपका क्या हो जाएगा अनपेयर्ड हो जाएगा तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको 1 बाय 1 निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर आपका 4th होगा सीरियम 4 पॉजिटिव एंड YB ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों कैसे हैं डाईमैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 और 7 ये 7 बनाने हैं आपको, तब सबको भरना है, तब ये म्यू इजिकल टू 0 आएगी, तब ये डाईमैग्नेटिक बनेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 92 है, क्वेश्चन नंबर 92 है जो इसको अलग अलग पेजेस से आपका लिया गया है। BF3 बोल रहा है करेक्ट आंसर बताना है। BF3 हैज़ नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट, गलत बोल रहा है क्योंकि जो BF3 होता है ये देखो नॉन जीरो बोल रहा है, जबकि तो इसका जीरो डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा। ये दोनों आपस में इसका रिजल्टेंट इधर और इसका रिजल्टेंट इधर, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो म्यू इक्वल टू 0 आगे बोल रहा है नॉन जीरो, तो इसने पूछा करेक्ट, ये तो स्टेटमेंट गलत हो गई। डाइपोल मूवमेंट ऑफ NF3 इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ NH3, जो डाइपोल मूवमेंट होता है आपका NF3 का वो ज़्यादा होता है। ये देखो मैं इसे आपकी टेबल से बताऊंगी। ये देखो ये डाइपोल मूवमेंट दे रखा है, NH3 का जो दे रखा है 1.47 दे रखा है, जो कि NF3 का आपका 0.27 होता है, मतलब कि NF3 का कम होता है और NH3 का ज़्यादा होता है, और जबकि स्टेटमेंट में उल्टा दे रखा था। ठीक है, ये टेबल 4.5 से पूछा है डायरेक्ट NCERT से, तो ये भी ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर जो थर्ड दे रखा है 3 कॉनिकल
फॉर्म्स कैन बी ड्रॉन CO3 2 नेगेटिव। ये जो डायग्राम दे रखा है CO3 2 नेगेटिव के 3 कॉनिकल फॉर्म्स दे रखे हैं, देखो 3 कॉनिकल फॉर्म्स दे रखे हैं CO3 2 नेगेटिव के। तो ये भी डायरेक्ट NCERT से पूछ लिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, बट फिर भी एक बार ऑप्शन नंबर फोर्थ को देख लेते हैं। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन फॉर ओजोन। देखो ओजोन का भी मैं दिखा देती हूँ आपको। ओजोन में 3 नहीं होते, इसमें 2 होते हैं। देखो यहाँ पे देखो, ये देखो ये 2 कॉनिकल फॉर्म स्ट्रक्चर दे रखे हैं O3 के, वो 3 बोल रहा है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा इसका, ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। मास इन ग्राम्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय पासिंग, ठीक है। जो कॉपर डिपॉजिट हो रही है उसका मास दे रखा है इतना। मास कितने मास जो होगा कितना डिपॉजिट होगा बाय पासिंग इतने एम्पियर करंट को पास करा जा रहा है थ्रू ए वोल्टमीटर कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इतना टाइम दे दिया है, ठीक है। मोलर मास इसका इतना दे दिया है। तो हमें इसका क्या निकालना है, मास निकालना है कि कितना डिपॉजिट होगा। तो Cu2 पॉजिटिव जो है वो जाके एक्वस में किस में कन्वर्ट होगा, Cu सॉलिड के अंदर, ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मास ऑफ कॉपर जो होगा, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू, फॉर्मूला जो होगा m इंटू T अपॉन NF, ठीक है। तो जो मॉलिकुलर मास है जो इसका, ये कितना दे रखा है आपका, मोलर मास कॉपर का 63 दे रखा है, इनटू करंट कितना दे रखा है 9.6487 दे रखा है। टाइम आपका टाइम कितना दे रखा है 100 सेकंड दे रखे हैं, ठीक है। और ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही इसके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं 2, और फैराडे कांस्टेंट 96487 इसकी। तो ये जो अप्रोक्स आपका सॉल्व करके आएगा 0.315 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोल रहा है कि देखो जब भी CN आता है, NaCN होगा, इनकी रिएक्शंस बतानी है, ठीक है। क्या करना है, रिएक्शन आएगा CH3 CH2 CH2 I हट के यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CN। आप इस CN को ऐसे लिखना, अगर ऐसे लिखोगे तो आप इस क्वेश्चन को ढंग से कर नहीं पाओगे। ये शॉर्ट ट्रिक है, जैसे कि लाइक एज आपने इसने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या की जा रही है, आपकी पार्शियल हाइड्रोलाइसिस की जा रही है, ठीक है। जब भी हाइड्रोलाइसिस की जाए डबल बॉन्ड को तोड़ दिया आपने, डबल बॉन्ड को, कार्बन को जोड़ दो ऑक्सीजन, मतलब डबल बॉन्ड को तोड़ो और एक तरफ कार्बन के साथ ऑक्सीजन जोड़ो, और जो डबल बॉन्ड तोड़े हैं कार्बन के साथ ये जुड़ गया और ये NH एक हाइड्रोजन इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा NH2 बन जाएगा, ठीक है। तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, डबल कार्बन का जो डबल ट्रिपल बॉन्ड है उसको तोड़ो, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन और इसके साथ आपके जो 2 बॉन्ड ये हटे हैं NH2 ऐसे कर दो, ठीक है। तो ये बन गया। उसके बाद क्या होगा, इसमें NaOH और Br2 को डालेंगे। जब NaOH Br2 को डालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2 और ये NH2, मतलब कि जो आपका कार्बन डबल बॉन्ड है ये आपका क्या हो जाएगा, एक कार्बन कम हो जाएगा। इसे हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा प्रोपाइलमाइन बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या बोल रहा है, PBr3 नेगेटिव, इसको इस रिएक्शन के ऊपर डाला है, मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है। फिर उसके बाद तो PBr3 जब डालेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो आपका OH की जगह हट के क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। तो ये ऐसे बन जाएगा, आपका जो फर्स्ट प्रोडक्ट मेजर बनेगा CH3, यहाँ पे आपका ब्रोमीन लग जाएगा। उसके बाद जब एल्कोहलिक KH डालेंगे और हीट करेंगे तो वो क्या करेगा, आपका यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा
तो एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH थ्रू, तो ये इसके साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, या तो ये इधर बनाएगा या फिर ये इधर बनाएगा, बट ये इधर बनाएगा क्योंकि जो है इससे इसकी मोस्ट स्टेबिलिटी क्या कर रही है, इससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन में आ रहा है, इसलिए जो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा वो इसका ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। क्वेश्चन नंबर 97 में, क्वेश्चन नंबर 97, द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन टेम्परेचर चेंज फ्रॉम इतने से 27 डिग्री सेल्सियस से 57 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। हमें पता है कि जो फॉर्मूला होता है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन, ये डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो 3.30 जो आपका टैक्स क्वेश्चन होते हैं, इन टैक्स क्वेश्चन से पूछ लिया डायरेक्ट, इसी क्वेश्चन को उठा के इसने यहाँ पे रख दिया है। तो फॉर्मूला देखिए क्या होता है, log K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303 R ब्रैकेट 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, इस क्वेश्चन से, इस वाले फॉर्मूले से आपका ये दोबारा क्वेश्चन पूछा है। लॉग आपकी जो वैल्यू है, क्वाड्रपल्स बोल रहा है, मतलब कि यहाँ पे देखो क्वाड्रपल्स का मतलब चेंज हो रही है 1 से लेके 4, तो जो आपका यहाँ पे आ जाएगी वो 4, कंसंट्रेशन 1 से लेके 4, K2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/1 इज इक्वल टू EA/2.303 R ब्रैकेट 1 ये इसमें 27 में आप 273 प्लस करोगे तो ये 300 हो जाएगा, और आप 57 में 273 प्लस करोगे तो आप ये 330 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे, log 4/log 4 जो हो जाएगा माइनस log 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू को पुट करोगे, उसके बाद जो आंसर निकल के आएगा वो आपका 3.804 इंटू 10⁴ जूल पर मोल के अंदर आएगा। ध्यान रखना इसके अंदर क्या है, जूल पर मोल, लेकिन हमें इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलो जूल में। तो 38.04 किलो जूल पर मोल इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें आप क्या करोगे, सारी वैल्यूज़ पुट कर दोगे। EA की वैल्यू 2.303 ले लोगे, R की वैल्यू 8.314 ले लोगे, टेम्परेचर आपका दे ही रखा है, और क्या बोलते हैं, इससे आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 38.04 हो जाएगा। इसमें देखो ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 98 है उसको फिर NCERT से डायरेक्ट पूछ लिया गया है। देखो CONH3 होल ट्वाइस 6 3 पॉजिटिव इज ए होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, और जबकि CONH3 4 होल ट्वाइस 4 Cl2 पॉजिटिव इज ए हेट्रोलैक्टिव कॉम्प्लेक्स, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स जो है ये दे रखा है हैज़ ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड, बट इसका दे रखा है मोर देन वन लिगेंड। ठीक है, ये देखो होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स की बात दे रखा है। CONH3 होल ट्वाइस 3 पॉजिटिव आ रहा है होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, ये यही बोल रहा है कि ये कैसा होता है, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स होता है। और जबकि देखो NH3 होल ट्वाइस Cl2 कैसा होता है, हेट्रोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स होता है। ये देखो हेट्रो, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट तो आपकी क्या हो गई, राइट हो गई। उसके बाद बोल रहा है कॉम्प्लेक्स इन विच ए मेटल बाउंड ओनली वन काइंड ऑफ डोनर एटम, मतलब CONH3 होल ट्वाइस 6 3 पॉजिटिव कैसा है, ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड है, उसे हम होमोलैप्टिक बोल रहे हैं। CONH3 होल ट्वाइस मोर देन वन, तो दोनों स्टेटमेंट जो है आपका डायरेक्ट NCERT से फिर उठा के क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो स्टेटमेंट जो दोनों हैं वो आपकी क्या है, बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या पूछा है, देखो 99 में पूछा है KMnO4 इसके साथ रिएक्ट कर रही है, और आपको क्या बताना है, मेजर प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, जब भी आप KMnO4 को और H पॉजिटिव की प्रेजेंस में आप हीट करोगे तो ये क्या बना देगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये तोड़ा और इसने क्या बना लिया, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 100 देखिए। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या है, एक कंपाउंड एक्स कंटेन 32% ऑफ ए, 20% ऑफ बी एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ सी, देन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द एक्स इज। देखिए जो ये क्वेश्चन है डायरेक्ट एनसीईआरटी से तो पूछा नहीं है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछा नहीं है, बट जो वैल्यूज़ हैं उनको क्या कर दिया है, थोड़ा सा चेंज करके दे दिया है। तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 1.2 दे रखी है, इसको करके दे रखा है। अब देखो मैं इसका सॉल्यूशन बताती हूँ आपको। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, एक परसेंट इसमें क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले देखो एलिमेंट दे रखे हैं हमें, ठीक है, एलिमेंट दे रखा है, मास परसेंटेज दे रखा है और नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, एंड उसके बाद सिंपलेस्ट होल नंबर में उसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो ए बी सी 3 एलिमेंट दे रखे हैं, इसका 32% दे रखा है ए का, और बी का आपका दे रखा है 20% और सी का आपका दे रखा है 48%, ठीक है। इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, एलिमेंट ए दे रखा है उसका 32 डिवाइडेड बाई उसका एटॉमिक नंबर से डिवाइड करेंगे, ए का कितना दे रखा है 64, ठीक। उसके बाद बी में दे रखा है 20 डिवाइडेड बाई 40 और सी वाले में क्या करेंगे 48 डिवाइडेड बाई 32। तो ये निकल के आएंगे वो आपका ये अप्रोक्स 0.5 आएगा, ये भी 0.5 आएगा और ये 3/2, ठीक है, इसमें आएगा। अब इसे हम सिंपलेस्ट रेशियो में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ये जो नंबर ऑफ़ मोल्स निकाले हैं, अब नंबर ऑफ़ मोल्स को जो हम स्मॉलेस्ट नंबर के अंदर लिख लेंगे। जैसे ये 0.5 है, मतलब कि 1/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो ये अप्रोक्स 1 आ गया, ये भी आपका 1 आ गया, ये भी आपका क्या आ गया 1 और ये भी आपका क्या आ गया 3 आ गया। तो जो एलिमेंट हैं आपके ए बी सी, तो इनका कितना आ गया, सिंपलेस्ट रेशियो 1 1 3। तो ए बी सी 1:3, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा ABC3। तो आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ये भी आपका देखो टेबल से दे रखा था, मतलब इनडायरेक्ट पूछा है। अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और अगर आपको और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए, मतलब नीट 2023 का पेपर आपको ऐसा ही चाहिए कि मैं आपको एनसीईआरटी के साथ उसे डिक्टेट करूं और साथ में सॉल्यूशन दूं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।